मुझे उम्मीद है, ऐसी आशा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं बौद्ध हूँ, खुद कहा है, तो उम्मीद है कि संविधान और न्याय के पक्ष में खड़े हों। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि दलित है तो कोई क्रिमिनल दलित मर्डरर है और क्रिमिनल है तो वो जाए तो वो दलित होने की वजह से उनको आप रिलीफ दे दें। नो, आप संरक्षक हैं संविधान के, तो आप किसी का जाति धर्म चेहरा देख कर नहीं, न्याय के पक्ष में संविधान की व्याख्या करें, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल। किसी से डरे, किसी भय लोभ लालच, वैसे इन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा, रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। ये बड़ी बात है। संविधान का जो मैंडेट है और जो शपथ लिया गया है कल, उसको मद्देनजर रखते हुए आप संविधान के हिसाब से फैसले लें। बिल्कुल। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं और आज बातचीत का जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा देश को पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित सीजीआई मिल यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वाली कुर्सी पर अब दलित बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस बनकर के बैठ गए हैं। दलित बुद्धिस्ट का मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के बाद में जिन दलितों ने बुद्धिस्ट होने की शपथ ली थी या जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था, उनमें सीजीआई साहब के फादर भी मौजूद थे। यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो दीक्षा ली गई थी 7 लाख लोगों में, उनमें एक परिवार गवई साहब का भी था। तो गवई साहब इस तरीके से पहले दलित बुद्धिस्ट सीजीआई हैं जो भारत के बने हैं। मजे का दृश्य था कि जब एक आदिवासी महिला यानी देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति उनको शपथ दिला रही थी और ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री ताली बजा रहे थे। और मज़े की बात थी कि जब जैन समाज से आने वाले गृह मंत्री ताली बजा रहे थे, रक्षा मंत्री ठाकुर समाज से आते हैं, लॉ मंत्री दलित समाज से आते हैं, पूरी की पूरी लॉबी में ब्राह्मण गायब थे। सवाल यही रहेगा कि क्या ब्राह्मण ना होने के बाद ही ब्राह्मणवाद रहेगा या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फूले अम्बेडकर आंदोलन का जो तैयार किया हुआ समाज है उनको कुछ उम्मीद बंधेगी। सर, स्वागत है। पहले दलित बुद्धिस्ट सीजीआई कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। और आपने जो इंट्रोडक्शन में, सब मैं आऊँगा अभी पॉइंट पे, लेकिन इंट्रोडक्शन में जो बात कही जी कि ब्राह्मण विहीन वो पूरा जो आपने कही जी, तो ब्राह्मण का हर जगह विजिबल होना जरूरी नहीं। हजारों साल में कितने गिने चुने राजा ब्राह्मण मिले होंगे। 600-700 साल तो मुसलमानों का रहा, 200 साल अंग्रेजों का रहा, उसके पहले भी लोग रहे, गैर ब्राह्मण शासक रहे, लेकिन ब्राह्मणवाद तो चलता ही रहा। बिल्कुल जीवित रहा ना, मठ मंदिर चलते रहे, ब्राह्मणवाद भी चलता रहा। किसी ने छेड़छाड़ नहीं की जो मनुस्मृति की धाराएं चल रही थी। पहली बार अंग्रेजों के समय 1860 में जब एक्ट बना, CRPC IPC, तब उस पर थोड़ा सा एक प्रहार हुआ ब्राह्मणवाद पे। तो वो तो चलता रहेगा। और ये कहता भी है, अगर पढ़ेंगे आप, कि राजा कोई भी हो उसका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। वर्णाश्रम धर्म क्या है कि हर वर्ण को अपने हिसाब से काम कराना उससे, तो वो चल सकता है। लेकिन चलिए, बहरहाल गवई साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे और भी चीफ जस्टिस हुए, खन्ना हुए, इसके पहले चंचूड़ हुए थे, जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, चाहे किसी खत्री कुल में पैदा हुए, चाहे कायस कुल में पैदा हुए, उसी तरह से संयोग है कि गवई साहब दलित कुल में पैदा हुए हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि पहले बुद्धिस्ट हैं। तो उनसे अपेक्षाएं तो रहेंगी। और एक ही अपेक्षा हमारी है, मेरे हाथ में एक किताब है, ये आपने देखा होगा, धर्मांतरण। तो इसमें बाबा साहब का कलेक्शन जो भाषणों का है, ज्ञापन का है, उनके इंटरव्यूज़ का है, एक कलेक्शन है। मैं उन्हीं के हवाले से कुछ बात कहता हूँ और तब समझने में मजा आएगा। एक तो है कि 2 मई 1950 को दिल्ली में गौतम बुद्ध जी की 2494वीं जयंती मनाई गई थी। उसमें बाबा साहब का एक भाषण है, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूँ। ये आज़ादी के बाद का है और संविधान लागू होने के 4 महीने बाद का है। वो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र ध्वज पर बुद्ध का चक्र है, हमारी राज मुद्रा बौद्ध दर्शन पर अधिष्ठित है, साथ ही नए संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्राध्यक्ष का जब पदासीन किया गया तब बुद्ध की मूर्ति को ही श्रेष्ठ माना गया। ठीक है साहब,
अब आइए एक भाषण का अंश और दे देता हूँ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बर्मा में हुआ था, वहाँ गए थे वो भाषण देने, बाबा साहब। हाँ 54 का है, 4 दिसंबर 1954 का भाषण है। उसमें जो बात कह रहे हैं वो सुनिए ज़रा सा, क्योंकि उनके भाषण संकलन पढ़ेंगे पूरे में तो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो मेरा दर्शन है वो दर्शन फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया गया है, वो बुद्धिज्म से लिया गया है, बुद्धा के उस मार्ग से लिया गया। ठीक है। तो ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा मैंडेट है एक तरह का कि समता, बंधुता, न्याय, बंधुत्व ये होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो मैंडेट कह रहे हैं कि हमने बुद्धा से लिए। तो 4 दिसंबर 1954 को जो भाषण दे रहे थे तो बोलते हैं पार्लियामेंट में था, तभी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें मैंने कर दी हैं। मैं भारतीय संविधान का शिल्पकार हूँ, मैंने वह संविधान बनाया है। एक बात यह है कि उसमें पाली भाषा के उत्थान का प्रबंध मैंने कर रखा है, और दूसरी बात है कि राष्ट्राध्यक्ष के राजवाड़े के ऊपर गौतम बुद्ध के उपदेशों में से पहला चरण धम्मचक्र परिवर्तन लिखा दिया है। ब्रह्मदेश के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी मल्लशेखर के ध्यान में मैंने ये बात बता दी, देखकर उन्हें भी बड़ा अचरज लगा। तीसरी बात यह है कि भारतीय पार्लियामेंट के निशान पर भारत सरकार के प्रतीक के रूप में अशोक चक्र को संविधान में मान्यता दिला दी है। यह सब करते हुए मुझे हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। जितना ये कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं हुआ। इतना सुस्पष्ट और हर मुद्दे का विश्लेषण मैंने पार्लियामेंट में किया है। इस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इकट्ठा आए 28 राष्ट्रों में से क्या किसी एकाध राष्ट्र ने ऐसा किया है? समझ रहे हैं बात? एकाध राष्ट्र ने ऐसा किया है? सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना करके मैं रुका नहीं। बंबई शहर में मैंने सिद्धार्थ नाम से एक बड़े कॉलेज की स्थापना की है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम। इसी प्रकार अजंता वेरूल के जाते समय रास्ते में पड़ने वाले औरंगाबाद शहर में भी दूसरे कॉलेज की स्थापना की। बंबई के कॉलेज में 2900 और औरंगाबाद के कॉलेज में 500 छात्र पढ़ रहे हैं। लंबा भाषण है लेकिन ये रेलेवेंट है। अब मोदी जी तो आरएसएस के ट्रेंड है, बिल्कुल बीजेपी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आके जो सबसे पहला काम क्या किया? पार्लियामेंट बदल दिया। पार्लियामेंट बदला है और उसके साथ सिंगोल ला दिया और जो शेरों का जो मुद्रा थी उसमें चेंज कर दिया। हाँ, ठीक है। तो ये खाली प्रतीकों का बदलाव थोड़ी है, दर्शन का बदलाव भी है। दर्शन का बदलाव, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप किस कुल में, किस समुदाय में आप जन्मे हैं, लेकिन जिस पद पे बैठे हैं उसकी एक पूरी मर्यादा है। कई जजमेंट्स कंट्रोवर्शियल होते हैं, बहुत सारे जज होते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का मसला। संविधान का जो मैंडेट है और जो शपथ लिया गया है कल, उसको मद्देनजर रखते हुए आप संविधान के हिसाब से फैसले लें। बिल्कुल। लोकशाही में अभी भी डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें, संविधान तो लागू हो गया लेकिन परंपराएं चलती रहीं। जिनको निरस्त हो जाना चाहिए था वो भी चलती, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश के जो क्या ना विजय शाह मंत्री, जो मिनिस्टर है, अखबार के विधायक हैं। हाँ, आज ही जस्टिस गवई साहब ने डांट फटकार लगाई है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस तरह की बात जो कि सोफिया कुरैशी के बारे में दिया था, टेररिस्ट की बहन बता दिया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने एफआईआर करने के आदेश दिए डीजीपी को, और आरएसएस बीजेपी को देखिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक पार्टी में बने हुए, पद पर बने हुए, पद मुक्त नहीं किए गए। तो ये समझ लीजिए कि एक बहादुर महिला जो कोई मुसलमान संप्रदाय में जन्मी है, वो जान पे जाके वहाँ पे लड़ाई करने पहुंची है और उसको भी आतंकवादी की बहन बता रहा है। इस पे आरएसएस बीजेपी चुप है, ठीक है। तो जहां आपकी सरकार चुप है, पार्टी चुप है, तो एक जस्टिस से ये उम्मीद की जाएगी, जैसा कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने किया है, कि आप यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, ठीक है साहब, कि आप संरक्षक हैं संविधान के। तो आप किसी का जाति, धर्म, चेहरा देखकर नहीं, न्याय के पक्ष में संविधान की व्याख्या करें। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल। किसी से डरे, किसी भय, लोभ, लालच, वैसे इन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा, रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। ये बड़ी बात है।
इन्होंने एक पैरामीटर, एक मोरल पैरामीटर सेट कर दिया है। क्योंकि कुछ लालची चीफ जस्टिस भी रहे हैं जो बाबरी मस्जिद पे ऑर्डर लिख के राज्यपाल बन गए, कुछ राज्यसभा चले गए। तो अब तो जस्टिस गवई ने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही जब ये घोषणा कर दी कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, तो एक मोरल पैरामीटर उन्होंने सेट कर दिया कि अब आने वाले चीफ जस्टिस होंगे ना, तो उनको भी तौला जाएगा इसी पैरामीटर पर। ठीक है, तो एक कोई भी बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट या कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले जस्टिस से ये उम्मीद की जाएगी जो उन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि जैसे एक बार बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मैं कई बार कह चुका हूँ, एक कोर्ट नहीं 17 कोर्ट है। ठीक है, एक कोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई चल रही है, वो भी भावनाहत सुनवाई। एक कोर्ट में इमरान प्रतापगढ़ी की सुनवाई चल रही है, वो भी भावनाहत। एक कोर्ट में मान लिया कि आपकी सुनवाई चल रही है, भावनाहत। तो राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी को उसमें न्याय मिल गया और आपका पिटिशन रिजेक्ट हो गया, तो क्या रूल ऑफ लॉ है? कहीं ना कहीं एक ही धाराएं हैं, बिल्कुल एक ही धाराएं हैं जिसमें राहुल गांधी को, इमरान प्रतापगढ़ी को न्याय मिल जाता है, लेकिन आपको जो है ना, आपके पिटीशन को रद्द कर दिया जाता है उसी सुप्रीम कोर्ट में, बगल वाले रूम में। तो क्या ये रूल ऑफ लॉ है, न्याय है? तो यही अपहोल्ड करना है कि आप कानून के पक्ष में, संविधान के पक्ष में फैसले करेंगे। तो जाहिर है इतिहास याद, भाई बहुत सारे चीफ जस्टिस हुए, बहुत सारे मिनिस्टर हुए, बहुत सारे होंगे, एमएलए एमपी होंगे, बड़े पद पे होंगे, कितने गवर्नर हुए, सब याद है आपको? नहीं, 52 में। अब मुझे तो लगता नहीं कि कोई किसी को जानता भी हो, फिर 2-4 को छोड़ के। कई बार तो मैं मिलता हूँ, कई रिटायर्ड मिनिस्टर 3-3 बार मिनिस्टर रहे हुए हमसे पैरवी करते हैं। ऐसा भी है ना, बिल्कुल ऐसा भी। तो पद तो परमानेंट नहीं होता है, वो आते जाते रहते हैं। आपकी नैतिकता, आप कहाँ पे खड़े हैं, इतिहास उससे आपको जो ना डिसाइड करता है। इतिहास तब उससे समीक्षा करता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है, ऐसी आशा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं बौद्ध हूँ, खुद कहा है, तो उम्मीद है कि संविधान और न्याय के पक्ष में खड़े हों। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि दलित है तो कोई क्रिमिनल दलित मर्डरर है और क्रिमिनल है तो वो जाए तो वो दलित होने की वजह से उनको आप रिलीफ दे दें। नो, क्राइम अगर प्रूव हो गया तो ही शुड बी पनिश्ड। नहीं सर, जैसे देश के अंदर आपने भी देखा, हम भी आए दिन ये घटनाएं सब देखते हैं कि घोड़ी पर चढ़ने पर दलित की हत्या, मरने के बाद शमशान में जगह नहीं मिल रही है फूंकने के लिए डेड बॉडी को, और मतलब मूछ रखने पर। मैंने क्या कहा तो पर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ संज्ञान, मैंने क्या कहा कि परंपराएं, संविधान भी लागू है लेकिन परंपराएं तो हजारों साल की होती हैं। और बाबा साहब ने कहा कि प्रथाएं कई बार इतनी मजबूत होती हैं कि उसके सामने कानून का पक्ष फीका पड़ जाता है ना। कि भेदभाव करना कोई स्कूल आपको सिखाता है किताब में, कानून की किताब में है नहीं। लेकिन बचपन से ही भेदभाव करने की परंपरा कहाँ से आती है? वो घर है, पाठशाला, वहाँ से सिखाया जाता है। तो जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, जो कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े बड़े, उसको कैसे ये सब जात धर्म। आप देखिए सोशल मीडिया पर जितने हेट कैंपेन करने वाले हैं, कितने सारे आपको इंग्लिश स्पीकिंग हाई फाई लोग मिल जाएंगे, मिलेंगे ना, विदेश में बैठे हुए हैं लेकिन कर रहे हैं। तो उनको सिखलाता कौन है? तो परंपराएं जो कि घर से शुरू होती है और समाज में चलती रहती हैं कि आप छोटे मैं बड़ा, तो ये तो वो सिखाता है, कानून नहीं सिखलाता। इसलिए कोई भी जुडिशियल प्रशासक जो है, चीफ जस्टिस हों या हाई कोर्ट के जजेज हों, उनको कानून के पक्ष में जात धर्म से ऊपर उठकर, जहाँ अन्याय हो रहा है, जाहिर है कि अन्याय यहाँ दलितों पर होता है, तो कोई भी अगर कानून सम्मत फैसला भी देंगे तो बहुत लोगों को दर्द होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल दर्द होगा। इसी भवरी देवी केस में एक जज ने कहा था ना कि वो अछूत को कैसे रेप कर सकता है। हाँ, कहा है? और यही एक जज ने कहा था कि मोरनी के आंसुओं से जो वो प्रेग्नेंट इस तरह के कई तरह के इररिलेवेंट बातें आते रहती हैं जज सब। अभी कौन, शेखर यादव है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव, वो क्या बोले थे? तो कानून मैंडेट क्या है, संविधान का मैंडेट क्या है, उसके हिसाब से आप न्याय दे, यही अपेक्षा है। और इसी से आप इतिहास में जाने जाएंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे हम लोग तो छोटा मोटा एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, एकेडमिशियन एक्टिविस्ट है। तो जब हम लोग नहीं डरते हैं, कहाँ डरते हैं? बिल्कुल, लाओ इनकम टैक्स, सीबीआई, डीपीटी जो है सब ले जाओ जो है। तो जब हमारे जैसा छोटा मोटा एक्टिविस्ट इस ताकत की वजह से अम्बेडकर से सीखा है कि झुकना मना है, डरना मना है, तो जब हम लोग नहीं झुकते हैं, नहीं डरते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बड़ी चीज़ है। तो लेकिन देखिए लीलाएं कैसे कैसे होती हैं। जरा एक उदाहरण दे रहा हूँ।
अभी तो फटकार लगी है विजय शाह को, और परसों शायद वो सुनवाई होगी, शनिवार को शायद, और वक्फ बोर्ड का शायद मंगलवार को सुनवाई होना है, 20 तारीख को। इन बिटवीन देखिए, राज्यपाल कितने दिन तक रोक सकता है किसी बिल को, इस पे पिछले महीने अप्रैल में जस्टिस पारदीवाला ने एक जजमेंट दिया था कि 3 महीने तक अगर आप नहीं इसको पास करेंगे राज्यपाल, तो इसको स्वतः पास माना जाएगा, और राष्ट्रपति के लिए था कि 1 महीने के भीतर नहीं निपटाएंगे तो ये स्वतः पास माना जाएगा। इस पर खूबसूरती दिखी डेमोक्रेसी संविधान की, कि आदिवासी राष्ट्रपति हैं, बौद्ध और दलित चीफ जस्टिस हैं, और अभी खन्ना साहब थे कुछ दिन, कल से पहले तक 12 तक थे या 13 तक थे। राष्ट्रपति ऑफिस से पहले दिन इनके ज्वाइन करते 14 सवाल आए हैं इसी पे। ये क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि इसकी समीक्षा और ये डिफाइन करने का? 14 सवाल देख लीजिए, सब छपा हुआ है। तो चीफ जस्टिस दलित हैं, और ये तो खन्ना साहब के समय भी आ सकता था सवाल, चुनौतियां बढ़ा दी गई हैं। फिर कोई भी आप पक्ष लेंगे, निर्णय लेंगे, क्या संविधान या कॉमन सेंस, हम कानून के विशेषज्ञ नहीं है, क्या जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो जनता से चुन के जो सरकार बनी है, वो अगर संसद या विधानसभा में कोई बिल पास करता है, तो क्या राज्यपाल को यह अधिकार है कि 5 साल तक उस पर बैठा रहेगा? जहाँ पे कानून साइलेंट है वहाँ विजडम अप्लाई होता है। उसमें प्रावधान है कि एक बार आप रिजेक्ट कर सकते हैं, दोबारा जब वही बिल पास करके आएगा तो आपको साइन करना पड़ेगा, नहीं साइन कीजिएगा तो रिजाइन कीजिए। लेकिन आप साल 2 साल बैठे रहेंगे तो जनता का काम कैसे होगा? विश्वविद्यालय बनाना है, अब बिल पास कर दिया हमने, उस पर 2 साल अब बैठे हुए हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो क्या ये राष्ट्रपति को चाहे राज्यपाल को ये नैतिक, कानून छोड़ दीजिए, मैं कानून विशेषज्ञ नहीं हूँ, ये नैतिक अधिकार है, ये पावर है, शक्ति है कि अगर लोकसभा से बिल पास करके भेज दे तो 5 साल तक बैठे रहे, उसको पास न करे? है। लेकिन देखिए ये भिड़ाने का वाला मामला है। खन्ना साहब के समय भी आ सकता था, लेकिन उस समय नहीं आया। इसी समय क्यों आया, इसके टाइमिंग को जरा समझिए। ये समझने की जरूरत है कि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसके थ्रू सरकार दबाव बना रही है ना, ये दबाव बना रही है। देखिए राष्ट्रपति तो अपने से कुछ भेजेगा नहीं, जो भी भेजेगा तो कैबिनेट के और सरकार का जो कंसल्टेंसी से बनेगा। तो ये सवाल तो सरकार ने बनाए होंगे, राष्ट्रपति ऑफिस से भिजवाया होगा। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि एक मोरल, एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, इसलिए जस्टिस गवाई के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी है, ये मैं कह रहा हूँ जी। तो जस्टिस गवाई के साहब ने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, और प्रोफेसर साहब ने शुभकामना दे ही दी है। अब देखना यही है कि अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट यानी कि दलित बुद्धिस्ट पहले CJI बने हैं गवाई साहब, तो देश के दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को उम्मीद है। देखिए कानून का राज लागू होगा ना, संविधान लागू हुआ, कानून का राज लागू हुआ, तो दलितों पे अत्याचार ऐसे ही रुक जाएंगे। यहाँ तो अत्याचार होता है, थाने में जाओ, थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखता है। यही ना मनुस्मृति है, यही मनुस्मृति। बहरहाल इस बातचीत को कंप्लीट करते हुए यही कहेंगे कि हमारी तरफ से शुभकामनाएं CJI साहब को, और बस यही है कि जो कानून है, जो संविधान को है उसको पूर्णतः लागू किया जाए, और शोषित वंचितों को उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।